तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सेमोसी बुक का क्लास 10 का 8वां नंबर चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विचित्र साक्षी। ठीक है स्टूडेंट, और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि एक बेचारा निर्धन व्यक्ति रहता है, चोरी के इल्जाम में फंस जाता है और कैसे उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शांति से पलथी मार के बैठ जाइए और कहानी को ध्यान से सुनिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। और संस्कृत का जितना भी टॉपिक आपके सिलेबस में है सब करा दिए हुए हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वही पुराना फिल्म वाला डायलॉग कि जितना भी शब्दार्थ है उसको बढ़िया ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत का क्या चीज़ में याद करना है, हिंदी में याद कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर क्यों याद करना जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब आपसे आपके सीबीएसई अंकल जी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन चैप्टर से ही पूछेगा, पठितबोधनम वाला। तो उसका जो क्वेश्चन है वह आपको समझ में आना चाहिए। तो वह कैसे आएगा? जब आपका शब्दार्थ पे कमांड रहेगा। तो शब्दार्थ को बढ़िया कर लीजिए। ठीक, चलिए करते हैं स्टार्ट। और आपके पास बुक है, ठीक, एनसीईआरटी वाला, तो उसको भी निकाल लीजिए। और लाइन बाय लाइन जो हम पढ़ा रहे हैं उसका अगर हिंदी वगैरह लिखना है तो पेंसिल से बुक में नोट कर लीजिए। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रम्य किंचित वित्त उपार्जितवान। ठीक है स्टूडेंट, अब यह क्या हुआ सो सुनिए। इसका मतलब हुआ कि कश्चन मतलब किसी, निर्धनो मतलब कि निर्धन, जन मतलब व्यक्ति, ठीक है स्टूडेंट, भूरी मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा को संस्कृत में क्या कहते हैं? भूरी, अधिक, अत्याधिक। परिश्रम्य, परिश्रम्य का मतलब क्या हो गया? परिश्रम करके। बीतम, बीतम यहाँ पे है, बीतम, बीतम का मतलब क्या हो गया? धन। और उपार्जितवान मतलब कि अर्जित करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई निर्धन व्यक्ति है स्टूडेंट, बहुत मेहनत करके क्या करता है? धन अर्जित करता है, कोई निर्धन व्यक्ति। ठीक, पहला लाइन में आप पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बीतम है, ऐसे नीचे से ऐसे लगा हुआ है तो ऊ पढ़ाएगा, संधि वाला खेल हो जाएगा। तो उपार्जितवान, तो कोई निर्धन व्यक्ति है, बहुत परिश्रम करके क्या इकट्ठा किया? धन इकट्ठा किया। अब अगला लाइन है, ध्यान से देखिएगा। अगला लाइन है स्टूडेंट कि तेन बीतेन स्वपुत्रम एकेस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयुतुम सफलो जाता। देखिए ध्यान से, तेन बीतेन, तेन बीतेन का मतलब क्या हो गया कि उस पैसे से स्वपुत्र मतलब अपने पुत्र का एकेस्मिन एक महाविद्यालय, महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज और विद्यालय का मतलब होता है स्कूल। तो कॉलेज में क्या दिलवाया? प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता, मतलब कि सफल हो गया। कौन? वही व्यक्ति। उसके बाद ततन्यः तत्रेव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। अब उसका जो बेटा था स्टूडेंट वहीं पे क्या करने लगा? छात्रावास में रहकर पढ़ाई में लग गया पूरे मन से। उसके बाद एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णातम करनेय व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित। अब होता क्या है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। एकदा सा पिता तनुजस्य, ठीक है, एक बार उसको पता चला कि जो उसका बेटा है, पुत्र है, वह क्या है? तो रुग्ण है, मतलब कि वह बेचारा बीमार हो गया है। व्याकुलो जाता पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित, और यह बात सुनकर वो बेचारा क्या हो गया? दुखी हो गया और अपने बीमार पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। अब मान लीजिए स्टूडेंट कि आप ही कहीं हॉस्टल में पढ़ाई लिखाई करते होंगे, आपके पिताजी को पता चलेगा कि आप बीमार हैं, तो निश्चित तौर पे वो व्याकुल हो जाएंगे और आपको देखने के लिए आएंगे। ठीक, ऐसा तो नहीं कि घर में बैठ जाएंगे। चलिए अब अगला कहानी बढ़ता है कि परमर्थकार सेन पीड़ित स बस यानम विहाय पदाति रे प्राचलत। इसका क्या मतलब हो गया कि बेचारा तो इतना गरीब था कि उसको बस से जाने का भी पैसा नहीं था। बस यानम विहाय मतलब बस को छोड़कर पदाति रे प्राचलत मतलब कि वह क्या करना शुरू कर दिया? पैदल ही चलना शुरू कर दिया। क्यों चलना शुरू कर दिया? क्योंकि वह बेचारा के पास क्या था? धन बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, अर्थ का श्रेण मतलब कि उस अर्थ का श्रेण मतलब कि वह बेचारे के पास कोई भी धन नहीं था, इतना भी पैसा नहीं था कि वह बस से जा सके। इसलिए उसने क्या किया? पैदल चलना शुरू कर दिया।
अब देखिए पहला लाइन का मतलब क्या हो गया सो समझिए। इस लाइन में कहा गया है कि कोई निर्धन व्यक्ति था, भूरी परिश्रम में मतलब कि बहुत परिश्रम करने के बाद क्या कुछ धन उपार्जित किया और उसी धन से अपने बेटे का एडमिशन कराता है। उसका बेटा भी वहाँ रह के पढ़ने लगता है। बाद में पता चलता है कि बेचारा का बेटा बीमार है। यह सुन के बेचारा दुखी हो जाता है और उससे मिलना चाहता है, लेकिन धन के अभाव में वह क्या करता है, बस के बजाय पैदल ही चलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि पदाति कर्मेन संचलन सायं सम्य पैसो गंतव्यादा दूरे आसीत। अब मान लीजिए कि कोई पैदल चले, आप ही चलिएगा, तो क्या आप सही समय पे पहुंचिएगा? नहीं पहुंचिएगा। ठीक है, तो जब ये पैदल चलना शुरू किया तो उस समय शाम हो गया था। ठीक है, तो लेकिन वह अभी भी अपने गंतव्याद दूरे आसित मतलब कि जहाँ उसको जाना था उससे बहुत ही दूर था। मान लीजिए जैसे अभी हम स्टूडेंट सीतामढ़ी से आपको पढ़ा रहे हैं, माँ सीता की धरती से, तो यहाँ पे ट्रेन में जाइएगा तो क्या लिखा रहेगा, SIT मतलब सीतामढ़ी जंक्शन से। अब हमको मान लीजिए न्यू दिल्ली जाना हो तो NURD लिख दिए मान लीजिए शॉर्टकट में। तो हम अगर मान लीजिए कि प्लेन से जाएंगे तो 1 ही घंटे में पहुँच जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे तो 2 दिन में। अगर हम पैदल ही चलना शुरू कर दे तो आपको पता है कि कितना रात लग जाएगा। तो बेचारा पैदल चलना जो शुरू कर दिया, इससे स्टूडेंट साँझ हो गया चलते चलते, और बेचारा क्या हो गया, अपने अभी भी जहाँ उसको पहुँचना था उससे वह दूर ही था। उसके बाद आगे वो कहता है, सोचता है, निशा अंधकारे प्रसिरते बीजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभवाहा। निशा अंधकारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछेगा पठित बोधनम में निशा के बारे में। एक अपठित में भी क्वेश्चन इस बार आया हुआ है। तो निशा का मतलब रात, तो रात क्या हो गया, निशा अंधकारे प्रसिरते बीजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभवाहा, मतलब कि उसने सोचा कि इस रात के अंधेरे में इस पद यात्रा मतलब कि जो यात्रा कर रहा है वह क्या है, अच्छा नहीं है। कोई भी व्यक्ति रात में यात्रा करने से क्या होता है स्टूडेंट, डरता है। ऊपर से बेचारा यह पैदल था। ठीक, तो इसने कहा कि यह सुनसान जो इलाका है इसमें यात्रा करना रात में अच्छा नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, एवं विचारे स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित् गृहस्थम उपागतः करुणा परे गृहे तस्मे आश्रयम प्रायक्षत। अब यह बेचारा ने यह सोचा कि इतनी रात में तो यात्रा करना अच्छा बात नहीं है, उचित नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो एवं विचारे मतलब यह विचार करता है कि पार्श्व स्थित ग्राम में मतलब कि पास के ही गांव में रात्रि निवास हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे और कोई उपाय लगा देंगे। यही उपाय के चक्कर में वो कहाँ पहुँचा, एक गृहस्थ के पास पहुँचा। गांव में गृहस्थ मतलब कि जो गांव में एक व्यक्ति था रहने वाला, उसके घर पहुँचा। कोई जान पहचान नहीं था, ऐसे ही पहुंचा। पहले के ज़माना में आप देखते होंगे स्टूडेंट कि ट्रेन बस तो होता नहीं था, तो कोई भी व्यक्ति अगर यात्रा शुरू किया, मान लीजिए सीतामढ़ी से दिल्ली जाने का यात्रा शुरू किया, तो उसको लगा कि अब आगे का यात्रा थक गए हैं, तो जिसके घर में चाहता आराम कर लेता, उसके दरवाजे पे कोई रोकता नहीं था। अब तो वो सिस्टम बंद ही हो गया है। ठीक, तो बेचारा ने यही किया। करुणा परो गृही तस्मे आश्रयम प्रयक्षत, और गृह जिस व्यक्ति के घर पे ये गया वह क्या था, बहुत करुणा वाला था, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु था। उसने क्या कर दिया, इसको आश्रयम प्रायक्षत मतलब कि आश्रय देने का काम किया। गृहे तस्मे मतलब कि उसने अपने घर में क्या दिया, आश्रय देने का काम किया। ठीक, कहानी में सेकेंड लाइन में हम लोग क्या पढ़ा है स्टूडेंट, देखिए आप भी अपने बुक में नोट करते चलिएगा हिंदी नीचे से। सेकेंड में हमने पढ़ा कि पदाति कर्मेन संचलन सायं सम्य पेशो गंतव्याद दूरे आसित, मतलब कि वह पैदल चलते चलते सांझ हो गया, लेकिन वह अभी भी गंतव्य से दूर था, अपने मंजिल से। उसने सोचा कि रात के अंधेरे में यात्रा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें कहीं किसी घर पे रुक जाना चाहिए। और एक घर पे जाता है तो वह व्यक्ति उसको क्या देता है, आश्रय देता है। अब देखिए बेचारा के साथ यहीं पे कहानी जो है सब गड़बड़ हो जाएगी। सर कैसे गड़बड़ हो जाएगा सर, देखिए कैसे होगा, तीसरा में पढ़िए। और एक और ख़ास बात, जो भी बच्चे टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक प्रो बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं पर्सनली आपकी संस्कृत की तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, और 24 घंटे आपके साथ ऑनलाइन हूँ।
ठीक, छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, एक फुल डिटेल वीडियो बना दी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि विचित्रा दैव गति, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, विचित्रा दैव गति, ठीक है, विचित्रा दैव गति। इसका मतलब क्या हुआ कि भाग्य की जो गति होती है वो भी बड़ा अनोखी होती है। कैसे होती है सो देखिए। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट। अब होता क्या है स्टूडेंट, यहीं पे कहानी बताया कि भाग्य की गति क्या होती है, बहुत अनोखी होती है। तस्यामेव रात्रौ मतलब कि उसी रात में, तस्मिन् गृहे मतलब उसी घर में, कश्चन चौरः मतलब कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, प्रविष्ट मतलब प्रवेश, उस घर के भीतर क्या हो गया, प्रवेश ले लिया समझिए। तो रात में चोर घर में घुस गया। अब देखिए, तत्र निहाता मेका मंजूषाम आद्य पालियत, तत्र निहाता मेकाम मंजूषाम आद्य पालियत। तो वह क्या किया, तत्र निहेता मेकाम मतलब कि वहाँ पे रखी एक पेटी को लेकर क्या हो गया, पालियत मतलब कि चोर जो है फरार हो गया, भाग गया। तेरे चोर भागिया ना जाएगा, वहाँ पे पड़ी एक पेटी को लेकर क्या हुआ, वहाँ से फरार होने का काम किया ये चोर। अब पालियतः का मतलब भाग गया, ये आप वहाँ भी देखे होंगे बुद्धि बलवती सदा में, ठीक। चलिए, चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर संकाया तम्न धाप्त अग्निन्याश्च परम तदानीमेव किंचित विचित्र म घटत। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से बताएंगे, लाइन एक बार में पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते कि उसी तरह पढ़ा जाता है और फिर आपको तोड़ तोड़ के बताते हैं। अब देखिए होता क्या है स्टूडेंट कहानी में कि चौरस्य पाद ध्वनिना, चौरस्य पाद ध्वनिना, चौरस्य का मतलब चोरवा, अब पाद ध्वनिना का मतलब हो गया कि उसके पैरों की आवाज़ सुनकर, प्रबुद्धो अतिथि मतलब कि जो अतिथि ठहरा हुआ था वह क्या हो गया, चौर संकाय मतलब कि उसको लगा कि चोर है, तमन व धावत मतलब कि आगे पढ़ते, अग्निन्याश्च मतलब कि उसके पीछे पीछे क्या हुआ, धावत मतलब कि दौड़ना शुरू किया, परम तदानीमेव किंचित विचित्र म घटत, लेकिन क्या हो गया स्टूडेंट, वह उस व्यक्ति को पकड़ भी लेता है लेकिन वहाँ पे एक अनोखी घटना घट गई। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि चोर का आवाज़ सुनकर अतिथि जागा, उसके पीछे दौड़ा, उसे पकड़ लिया, लेकिन वहाँ पे एक विचित्र म घटत यानी कि एक विचित्र घटना हो गई। क्या हो गई सो सुनिए। चौरः एव उच्चैः क्रोशितु मारभत चौर्यम चौर्यम इति। अब चोर जो है वहाँ पे स्टूडेंट चिल्लाने लगा कि चोर है, चोर है, चोर है, चोर 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 मचाए शोर। ये नहीं, सीधा चिल्लाने लगा क्या, चोर 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 चोर। अब इस बात को सुनकर तस्य तार स्वरेन प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद निष्क्रम्य तत्रागच्छन् बड़ाकमतिथिमेव च चौरम मतवा भर्त्यर्सन। अब यह जैसे ही ये स्टूडेंट जो चोर था, जो चोरी करके फरार हुआ, इस व्यक्ति ने पकड़ा, कौन, ये निर्धन व्यक्ति जो रुका हुआ था, वही व्यक्ति जो है जो चोरी किया था वही चिल्लाने लगा चोर चोर चोर। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर चिल्लाने लगा। अब यह सुनकर जितने भी कौन थे, इति तार स्वरेन मतलब इस स्वर को सुनकर प्रबुद्धा ग्रामवासी न स्वगृहाद निष्क्रम्य तत्रा गच्छन, और इसको सुनकर क्या हुए, जो भी गांव के वासी थे वो क्या हुए, अपने घर से निकलकर बाहर आ गए। और यहाँ तक कि वो जो बेचारा गृह स्वामी था वो भी बाहर आ गया। और उस सब को क्या लगा कि बराक माथिति में बच्चे चौरम मतवा भरते स्नम मतलब कि यह जो अतिथि है यही क्या है, चोर है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो निर्धन व्यक्ति रहता है वो चोर को पकड़ा, लेकिन चोर जो था वही चिल्लाने लगा कि यही चोर है, चोर है, चोर है। पूरा गांव वाला सबको लगा कि यही बेचारा क्या है स्टूडेंट, चोर है। अब आगे कहाँ क्या होता है सो सुनिए। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसीत, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो ग्राम का रखवाला होता है, आरक्षी होता है, चौकीदार होता है, वही चोर होता है। तक्षणमेव रक्षा पुरुषोत्तम अतिथिम चौर्यम इति प्राख्याप्य कारागृह पक्षीपत। और अतिथि को चोर मानकर क्या किया जाता है, वही जो आरक्षी रहता है, जो असली चोर रहता है, वही इसको
घर जेल में बंद कर देता है। और आपको यहाँ पे अभी भी बताएं कहानी में कि जो चोर की आवाज़ सुनकर सब लोग आते हैं और चौरम इसको जो है मतलब कि अतिथि को चोर समझ के इसको और भला बुरा भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को आप ही अपने घर में आश्रय दे रात में और पता चले कि वही चोर है, तो आप तो उसको भला बुरा कहेंगे ही। तो यह बात यहाँ तक होती है। अब तीसरा पैराग्राफ का यही मतलब है स्टूडेंट कि बेचारा की भाग्य की गति भी अनोखी होती है। जिस घर में वो रुका रहता है उसमें क्या होता है कि रात में एक चोरवा आ जाता है और चोर का आवाज़ सुनकर वह बाहर निकलता है। कौन? निर्धन व्यक्ति उसको पकड़ता है, लेकिन चोर इसी को कहता है कि चोर है। बाद में सभी लोग बाहर आते हैं, इसको बहुत भला बुरा सुनाते हैं। एक्चुअली में ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसित, मतलब कि जो गांव का चौकीदार रहता है वही चोर रहता है। बाद में उसको क्या किया जाता है, जो निर्धन व्यक्ति रहता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। चलिए अब देखिए होता क्या है। अब है कहानी आगे। चलिए आगे कहाँ है, तो यहाँ से अग्रिम दिने ध्यान से पढ़िएगा। अग्रिम दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिम दिने मतलब कि अगले ही दिन वह जो रखवाला रहता है, आरक्षी रहता है, वह चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, मतलब कि उस निर्धन व्यक्ति को क्या करता है, अदालत में पेश करता है। किसके अदालत में, तो आगे पढ़ाएंगे। वह व्यक्ति को क्या करता है, अदालत में पेश करता है चोरी के इल्ज़ाम में। देखिए कितना बड़ा तेज तरार व्यक्ति है कि अपने चोरी करता है, एगो को पकड़ के लिए आता है, कहता है यही चोर है। ठीक है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभायाम पृथिका विवरणम श्रुतवान। और बंकिम चंद्र जी क्या होते हैं, न्यायाधीश कौन है यहाँ पे, बंकिम चंद्र है। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, न्यायाधीश का हासिल तो बंकिम चंद्र। ठीक है। उभायाम पृथिका विवरणम श्रुतवान, तो बंकिम चंद्र जी ने क्या किया, दोनों का अलग अलग बात सुना। आपको पता होगा कि न्यायालय में भले पता रहता है कि ये गुनहगार है, लेकिन उसको भी मौका मिलता है सफाई देने के लिए। सर्वम मार्कर को क्या हो गया, सर्वम वित्तमवगत्यत सतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोष भाजनन। अब जैसे ही बंकिम चंद्र जी ने सब कुछ सुना, उनको पता चल गया, क्या पता चल गया कि यह जो रखवाला है, जो आरक्षी है, जो कह रहा है कि यह व्यक्ति निर्धन व्यक्ति चोरी किया है, यही चोर है। और जो निर्धन व्यक्ति है क्या है, सतम निर्दोषम, मतलब कि वह निर्दोष है, उस बेचारे ने कुछ नहीं किया है। क्योंकि बंकिम चंद्र जी तो जज हैं। अब जज के सामने ज़्यादा तेज तरारी थोड़ी दिखता है, उसको तो सब पता रहता है। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णय तुम नाश कनोत, लेकिन जज के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए बेचारा कोई भी फैसला उस निर्दोष के पक्ष में सुनाने के पक्ष में तो चाहता था, लेकिन प्रमाणाभावात मतलब कि कोई सबूत के अभाव में बेचारा उसके पक्ष में फैसला नहीं सुना पाया। अब जज देखिए अपना दिमाग लगा देता है। ततौ अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, और जज ने क्या कहा कि तुम लोग जो है अगले दिन फिर से अदालत में पेश हो। वो नहीं देखते, ऑर्डर अगले दिन आना। ठीक है। चलिए, स्व पक्षम पुनः स्थापित बनतो। ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। अन्य धूतो न्यायालय स्वम पक्षम पुनः स्थापित बनतो, और अगले दिन उस दोनों व्यक्ति ने न्यायालय में अपनी अपनी बात को दोबारा रखा कि हम चोर नहीं हैं, हम चोर हैं, मतलब सारा बात बताया। तदेव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य नैवेद्यत इति क्रोशद्यांतराले कश्चिन जन के नापी हत। और तदैव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य, और होता क्या है स्टूडेंट कि वहीं पे कोई कर्मचारी आ जाता है, तभी वहाँ पे तदैव मतलब तभी वहाँ पे क्या आ जाता है, कर्मचारी आ जाता है। और नैवेद्यत इतितः मतलब कि वह बेचारा निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है, तो क्रोश द्वायांतराले मतलब कि यहाँ से 2 कोस दूरी पे कश्चिन जन के नापी हत, कोई व्यक्ति का क्या हो गया है, हत्या हो गया है, कोई व्यक्ति मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते, और बताता है जज को कि उसका पार्थिव शरीर राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम करिनी यमति, आदेश कीजिए जज साहब कि इसमें क्या किया जाए। न्यायाधीशा आरक्षिणम अभियुक्तम चम तम सबम न्यायालय
अंतुमादिष्टवान। और यहाँ पे जो जज साहब रहते हैं वो आदेश देते हैं किसको, उस आरक्षी को, और उस जो निर्धन व्यक्ति पे आरोप लगा रहता है उसको भी आदेश देते हैं कि दोनों जाके क्या करो, उस लाश को, उस शव को यहाँ न्यायालय में लाने का काम करो। अब देखिए स्टूडेंट, इस कहानी का क्या मतलब है, कहानी से समझिए, ओवरव्यू समरी सुनाते हैं कि अगले ही दिन चोरी के आरोप में वह जो आरक्षी रहता है यानी कि रखवाला, वो पेश करता है उस निर्धन व्यक्ति को अदालत में कि जज साहब यह चोर है। तो न्यायाधीश बंकिम चंद्र जी दोनों का बात सुनते हैं। अब सबका बात सुनने के बाद वह तय कर लेते हैं कि भैया ये गलत बात है, जो निर्धन व्यक्ति पे आरोप लगा है ये चोर नहीं है, चोर तो ये आरक्षी है। लेकिन प्रमाण के अभाव में वह निर्णय करने में असक्षम रहते हैं, क्योंकि आपको पता हो कि कोर्ट जो है सबूत से चलता है। ततोसो तो अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। और लेकिन जज चाहता था कि निर्दोष व्यक्ति छूट जाए, इसलिए उसने क्या किया, अगले दिन आने का आदेश दिया। ठीक है, उसके बाद दोनों अगले अगले दिन आके क्या करते हैं, एक ही दिन मतलब अगले दिन आके अपना अपना पक्ष रखते हैं। तभी वहाँ पे कोई कर्मचारी आ जाता है और कहता है कि यहाँ से 2 कोस दूरी पे किसी का हत्या हो गया है। तस्य मृत्यु शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते। और उसका जो मृत शरीर है वो राजमार्ग के निकट है। आदेश कीजिए कि क्या किया जाए। तो न्यायाधीश आदेश करते हैं आरक्षीणम, मतलब कि जो वह चौकीदार रहता है, रखवाला आरक्षी, उसको, और अभियुक्तम जिस पे आरोप लगता है, न्यायालय की भाषा में, कोर्ट कचहरी की भाषा में उसको अभियुक्तम कहते हैं। उसको कहते हैं कि न्यायालय में सब लेके आ जाओ। सब मतलब सोनी सब नहीं, सब मतलब हो गया लाश। ठीक है, चलिए। आदेशम प्राप्य उभव प्राचलतलाम। अब आदेश प्राप्त करके क्या करते हैं, उभव मतलब दोनों। आप देखेंगे यह उभव की कहानी शिशुलालनम चैप्टर में भी हुआ था, जहाँ जहाँ लव कुश होता था वहाँ उभव का प्रयोग होता था। तो आदेशम प्राप्य उभव प्राच लताम, मतलब कि आदेश प्राप्त करके दोनों वहाँ से चले गए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पट्टाछिदितम देहम सकनधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। अब बेचारा दोनों वहाँ पे पहुँचता है। ये बेचारा तो निर्धन था और ये आरक्षी दोनों वहाँ पे पहुँचता है और क्या करता है, वहाँ पहुँच के देखता है कि वहाँ लकड़ी के पट्टे पे कपड़े से ढके हुए शरीर जो है मतलब कि रखा हुआ है। तो उसको लेके क्या करता है, कहाँ तरफ चला जाता है, तो न्यायालय की तरफ दोनों चलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आदेश जज साहब का मिला था कि लाश लेके आओ, तो वह वहाँ पे जाता है तो लाश रखा ही रहता है, कपड़े से ढका हुआ, काट के बल्ले पे, जैसा लाश जाने का सिस्टम है अपने भारत में उस तरह से। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित। और यहाँ पे आरक्षी जो रहता है स्टूडेंट, वह तंदुरुस्त शरीर वाला होता है। सुपुष्ट देह का मतलब मजबूत वाला, ठीक है, बांगर सीमेंट से बना रहता है। अभियुक्त स अतीब कृष्काय। और अभियुक्त जो रहता है मिस्टर बीन रहता है, एकदम पतला दुबला, ठीक है, दुर्बल शरीर वाला रहता है। भारवतः सबस्य सकंधनेन वहनम तत्कृत्य दुष्कर्म आसित। और बेचारा इतना कमजोर रहता है कि वह जो है उस लाश का जो भार है उसको भी अपने कंधे पे नहीं ले सकता था, मतलब कि लेके तो चल ही रहा था, ढोने में बेचारा को बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत उसके लिए कठिन था। स भार वेदनाया क्रदांति सम। लेकिन वह क्या कर रहा था, उस भार को सह रहा था। हालांकि उसके लिए रो भी रहा था, लेकिन उस भार को बेचारा सह रहा था। तस्य क्रंद्रम निस्मय मुदातित आरक्षी तमोवाच रे दुष्ट। और उसके तकलीफ को देखकर वह आरक्षी बोलता है कि रे दुष्ट तस्मिन दिने तो हम चोरिताया मंजूसाया गणनाद वारित। अगर मैं उस दिन जो चोरी करके जा रहा था, तूने ही मुझे उसके लिए रोका था। इदानीम निज कृतस्य फलम भोग्य छव। और इसी का फल तुम जो हो भोग रहे हो। अब देखिए यहाँ तक का समरी सुनिए। दोनों आदेश प्राप्त करके स्टूडेंट चले जाते हैं लाश लाने। वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि मतलब कि काठ पे लाश रखा हुआ है तोप के कपड़े से। तो दोनों लेकर न्यायालय की तरफ चलने लगते हैं। वहाँ पे आरक्षी जो था, जो रखवाला था, वो बहुत मजबूत देह का था। और जो अभियुक्त था, जिस पे आरोप लगा था, जो निर्धन व्यक्ति था, गरीब बेटा का बाप था, वह कमज़ोर रहता है और वह भार ढोने में क्या रहता है, असक्षम रहता है। लेकिन फिर भी वह ढोता है लाश का भार, ठीक है, कंधे पे, और रोता भी है। और इसी को देखकर आरक्षी बोलता है कि रे दुष्ट, तुमको इसी का सज़ा मिला है। आरक्षी का कहना रहता है कि रे बुड़बक,
तू अगर हमको उस दिन पकड़ता नहीं तो यह लाश उस तो ढोना ही नहीं पड़ता। ये सब का सजा तुमको मिला है। अस्मिन् चौर्याभियोगे तम वर्षत्रयस्य कारादंडनम लप्यसे इति प्रोच्य उच्च अहस्त। और उस जो रखवाला था, जो आरक्षी था, उसने क्या कहा कि अस्मिन् चौर्याभियोगे मतलब कि चोर के आरोप में, चोरी के आरोप में त्वम वर्षत्रयस्य मतलब कि 3 वर्षों के लिए तुम कहाँ जाओगे बउआ, जेल जाओगे। ठीक है। और ऐसा कहकर इति प्रोच्य उच्च हसत मतलब ऐसा कहकर वह क्या हुआ, जोर जोर से हंसने लगा। अस्मिन चौराभियोग्य मतलब कि तुम इस चोरी के आरोप में वर्षत्रयस्य मतलब कि 3 वर्षों के लिए कारादंडनम लप्यसे मतलब कारादंडन यानी कि जेल में जाओगे। यथा कच्चिद उभव स्वमान्य किस्मिन चतवरे स्थापित बनतो। और ऐसा कहकर वो हंसने लगा। उसके बाद यथा कच्चिद किसी भी तरह उन दोनों ने सबको लाकर एक चौराहे पे क्या कर दिया, एकस्मिन चतवरे स्थापित बनता। अब आइए स्टूडेंट चलते हैं। तो उस दोनों ने क्या किया, लाश को रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्ततो घटना है विषय वक्तुमादिष्ट। और जो न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र जी ने दोनों को फिर से उस घटना के विषय में कहने का क्या दिया, आदेश दिया। आरक्षिण निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्य में घटत। और जैसे ही उस रखवाले ने आरक्षी ने मतलब उस आरक्षी ने निज पक्षम अपना पक्ष अपना बात प्रस्तुत किया, आश्चर्य में घटत वहीं पे एक आश्चर्य करने वाली बात आ गई। स सब प्रावार। ठीक है। अब क्या बात आ गई स्टूडेंट, सो सुनिए ध्यान से। तो बात आ गई स सब प्रावार कम पार्श्य न्यायाधीश माँ विधा निवेदितवान मान्यवर। और उस लाश में से स्टूडेंट कोई व्यक्ति चादर हटा के उठ जाता है। अब आप ही सोचिए कि एक लाश को रखा गया है कहीं पे, चादर से तोपा गया है और एक व्यक्ति चादर हटा के और उठ जाएगा तो सब तो आश्चर्यचकित हो ही जाएंगे कि अरे ये तो लाश था, कैसे जिंदा हो गया। तो वह बंकिम चंद्र जी की एक चाल थी। आगे सुनिए। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदु कतम तद वर्णयापि तोया हयम चोरित्या मंजूसाया। और वह जो व्यक्ति था, कौन व्यक्ति, जो चादर हटा के उठा था, उस व्यक्ति ने बताया कि मान्यवर हे जज साहब, इस ग्रानाद वारित अतः निजकृतस्य फलम भोक्ष्यव्य। यहाँ पे उस व्यक्ति ने बताया कि जो आरक्षिणा है मतलब कि यह जो रखवाला है जज साहब, इसकी बात हमने रास्ते में सुन ली है, यही चोरी किया है। और इस बेचारे को बोल रहा था कि इसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा क्योंकि उस दिन तूने मुझे उस बेटी को चोरी करने से रोका था। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडनम लप्यसे इति। और इस जुर्म के सज़ा में तुमने मुझे रोका और तुम पे ही आरोप हमने लगा दिया। इस जुर्म के सज़ा में तुम क्या होगे, 3 वर्षों के लिए जेल जाओगे। ठीक। तो यह कहानी ये है स्टूडेंट कि यह जो दोनों को जज साहब, देखिए यही निर्धन व्यक्ति है, ये आरक्षी है, ठीक है, चौकीदार है। तो दोनों को जो जज साहब कहते हैं कि लाश लेके आओ, तो जज साहब की चाल रहती है, उसमें एक आदमी रहता है छुपा हुआ लाश के रूप में। लाश उसका कहानी ही नहीं रहता, जज साहब चले रहते हैं। ठीक, अपना चाल चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जज साहब जान जाते हैं कि बेचारा निर्दोष है। ठीक। तो दोनों ये जो रास्ता में आरक्षी जो है डील जो देता रहता है, तो पहले के अब के ज़माना में वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कि तूने मुझे ऐसा कहा, सुन लिया मैंने। ठीक है। ठीक। वो आजकल के सीरियल में देखते हैं, पहले तो ऐसी कहानी थी नहीं। तो यह सबूत बन के आया कि जज साहब हमने इसकी बातों को सुन लिया कि रास्ता में बोल रहा था कि तूने उस दिन मुझे रोका, अब जा इसका सज़ा भुगत, 3 साल तुम क्या होगे, जेल जाओगे। ठीक है। अब आगे चलिए। ठीक है, चलिए। न्यायाधीश आरक्षी ने कारादंडधीशतम जन ससमान मुक्तवान। फिर न्यायाधीश ने क्या किया, आरक्षी ने कारादंड मतलब कि आरक्षी को कारावास की सज़ा सुनाई, जेल की सज़ा सुनाई। और जो आरोपी था, जो अभियुक्त था, निर्धन व्यक्ति, उसको क्या किया, ससम्मान वहाँ से मुक्त कर दिया। अतः एवोचत्य दुष्करान्यापि कर्माणि मति वैभवशालिन नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलाएव प्रकुर्वर्तते। यह लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, यही है। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालीन। ठीक है। इससे कहा गया है कि बुद्धि जिसके पास है, ठीक है, बुद्धि से युक्त लोग हैं, वह क्या कर सकते हैं, कोई भी कठिन से कठिन काम को उपाय लगा के
खेल खेल में नीति युक्तिम समालंबे लीलाएं प्रकृत बनते, और खेल खेल में उस बड़े से बड़े समस्या को निपटा सकते हैं। ठीक, तो यह तो ऑफिशियल लैंग्वेज में हो गया शुद्ध शुद्ध। अपना ठेठी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि कहानी से यही सीख मिलती है कि जो बुद्धि से युक्त लोग रहते हैं, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, वह कोई भी मामला हो, दुनिया का कितना भी बड़ा समस्या हो, उसमें नीति और युक्ति लगा के उस दोनों का सामंजस्य बैठा के क्या करते हैं, उसको हल कर देते हैं। ठीक है, सरलता से कर लेते, इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि से हमेशा काम लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा कि एक बेचारा निर्धन व्यक्ति रहता है, वह बड़ा गरीब रहता है, किसी भी प्रकार धन कमा के अपने बेटे का एडमिशन कॉलेज में कराता है। फिर बेचारा का बेटा बीमार पड़ जाता है तो सोचता है कि मिल के आते हैं, तो पैसा नहीं रहता है कि बस से जाए, तो पैदल ही चलता है। बाद में उसको पता चलता है कि अरे मंजिल तो भी बहुत दूर है, जहाँ जाना है, रात है, कहीं रुक जाते हैं। तो एक गांव का ही गृहस्थ रहता है, बेचारा दयालु रहता है, उसको दे देता है अपने यहाँ कि रुक जाइए। उसके बाद उसी घर में चोर घुस जाता है। चोर कोई और नहीं, गांव का ही आरक्षी चौकीदार रहता है। इस व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया, लेकिन वह इसी को फंसा देता है। ठीक, दोनों जज साहब के सामने जाते हैं। जज साहब जो बंकिम चंद्र होते हैं समझ जाते हैं कि हाँ चोर कौन है और दोषी कौन है, लेकिन सबूत नहीं रहता है। इसलिए वो क्या करते हैं, एक चाल चलते हैं और लाश वाला जो ही बताए नाटक करते हैं। बाद में जो आरक्षी जो है रास्ता में सारा डील जो देता है, डींगे हाँकता है कि तुम इस दिन रोके, वह सब बात वह जज साहब का आदमी रहता है वो सुन लेता है और वह आके अदालत में कह देता है। तो जो व्यक्ति रहता है निर्धन व्यक्ति, उसको ससम्मान बरी कर दिया जाता है। इसको कारावास की सज़ा दे दी जाती है आरक्षी को। इसीलिए कहा गया कि बुद्धि और युक्ति से किसी भी बड़े समस्या का समाधान हो सकता है। और विचित्र साक्षी, यानी कि यहाँ पे एक विचित्र गवाह आपने देखा कहाँ से आ गया, बेचारा को बचा लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, भाइयों बहनों के साथ 2-3 बार शेयर करें, बाबू सोना के साथ 5 बार, मोहल्ले वाले के साथ 10 बार, और अड़ोसी पड़ोसी के साथ 12 बार। धन्यवाद।